हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज की इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत की मिट्टियाँ, जो 30 जीके एमसीक्यूज रहेंगे दोस्तों। चलिए एक-एक करके प्रश्नों को शुरू करते हैं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों, किसके अनुसार? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो दोस्तों, यहाँ वर्ग की बात हो रही है, तो 5 वर्गों में बांटा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? दोस्तों, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी कौन सी मिट्टी है दोस्तों? तो जलोढ़ मिट्टी जो है दोस्तों, भारत की सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? दोस्तों, आरआरबी एएसएम या जीजी 2004 में आ चुका है ये प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। तो किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है सर्वाधिक क्षेत्र में? तो दोस्तों, सर्वाधिक क्षेत्र में बता दें कि जलोढ़ मिट्टी के पाया जाता है भारत में। अभी मैंने जिक्र किया था। तो ऑप्शन ए, यानी सभी प्रकार से देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है सर्वाधिक क्षेत्रों में, और सबसे इंपॉर्टेंट भी है ये। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टी का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम यानी सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद इंपॉर्टेंट, उसके बाद इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस प्रकार से आपको सजाना है दोस्तों। तो ध्यान से देखते हैं, सर्वाधिक जो इंपॉर्टेंट मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी होती है, उसके बाद लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, कपास वपास के लिए काली मिट्टी, तो बाकी सबके लिए। तो दोस्तों, भारत कृषि प्रधान देश रहा है और उस कृषि के लिए सबसे उपयुक्त जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। तो और दिया है अवरोही क्रम में इस प्रकार से बढ़ते, यानी कि सर्वाधिक मिट्टी ये है, उसके बाद कम, उसके बाद कम, सबसे कम, इस प्रकार की ये ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? इसका प्रमुख कारण है, कुछ कारण है, जिसे कि जलवायु, संरचना और उच्चावच की विविधता। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, एसएससी 2013 में आ चुका है। तो उत्कृष्ट मृदा कौन सी है दोस्तों? तो जलोढ़ मिट्टी। अगर सर्वाधिक की बात करेंगे उत्कृष्ट की, इंपॉर्टेंट की, तो सब जलोढ़ मिट्टी होगा भारत के संदर्भ में। और भारत में ही तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों में, तो दोनों में ही जलोढ़ है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अब ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों कि यहाँ जलोढ़ मिट्टी के कुछ अलग अलग जगहों पे उसको नाम से पुकारते हैं, अलग अलग नाम से। तो नवीन जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, नवीन नया, तो उसको अन्य नाम से क्या जाना जाता है दोस्तों? तो उसको खादर कहते हैं। खाद युक्त जो भूमि होती है उसको खादर बोलते हैं। गंगा के पठारी मैदानों में ये सब मिलते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है। नई को तो खादर बोलते हैं, तो पुरानी को क्या बोलते हैं दोस्तों? यानी कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? तो उसको बोलते हैं बांगर। याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी के नए प्रति को खादर और पुरानी को यहाँ पर बांगर कहेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बांगर। अगला, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? एसएससी 2017 में प्रश्न आ चुका है दोस्तों। तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है दोस्तों, वह जलोढ़ मृदा से, मिट्टी से, मृदा मतलब मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है सर्वाधिक और उत्तरी मैदान। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से मैंने प्रयत्न किया है दोस्तों समझाने का, यहाँ से एक नंबर जरूर आ सकते हैं। अगला सवाल है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग।
कितनी गंगा की जो जलोढ़ मिट्टी की भूमि है सतह के नीचे कितनी तक लगभग गई है दोस्तों, उसका लेयर कितना तक मिलता है, तो लगभग 600 मीटर तक मिलता है दोस्तों। तो 600 मीटर तक जलोढ़ मिट्टी प्राप्त होती है दोस्तों। गंगा की जलोढ़ मिट्टी भूमि सतह से नीचे 600 मीटर है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गंगा के मैदानों का पुरानी कछारी मिट्टी कहलाता है। पुरानी कछारी मिट्टी, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीपीएससी कमीशन के 1996 वाले में ये आ चुका है कि गंगा मैदानों का जो पुरानी कछारी मिट्टी है क्या कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है? तो पुरानी कछारी मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बांगर। हमने क्या बोला था, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं और पुरानी को बांगर। और जो जलोढ़ मिट्टी गंगा के पठारी मैदान से जो उपजाऊ भूमि होती है वही होती है। तो इस प्रकार से पुरानी वाली को बांगर और खादर बोलते हैं नई वाली को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांगर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? न्यूनतम यानी किसी भी खादयुक्त होने के लिए उसको न्यूनतम उर्वरक की कितनी आवश्यकता होती है, तो किस प्रकार की मिट्टी को सबसे कम उपजाऊ होनी चाहिए, तो वो कम भी मिलेगा तो वो उपजाऊ वाला काम कर लेगा। तो जलोढ़ मिट्टी को, क्योंकि पहले से ही उपयुक्त होती है, उसको बहुत कम उर्वरक आप देते हैं तब भी वहाँ पर फसल बहुत अच्छी होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गंगा के मैदान का पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, बीपीएससी 1998 में भी आया है, अभी अभी मैंने जिक्र किया था दोस्तों। तो क्या कहेंगे इसको, तो बांगर। और खादर किसका कहते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी, जो गंगा के मैदान की जो नई मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, उसको खादर बोलते हैं, खादयुक्त, और बांगर पुरानी को बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो यहाँ पर सर्वाधिक है, तो कितना प्रतिशत है जलोढ़ मिट्टी दोस्तों, इससे अनुमान आप लगा सकते हैं कि टोटल कुल जलोढ़ मिट्टी है पूरे भारत में समस्त स्थल का 24%। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती हो तो उसे क्या नाम दिया जाता है? यानी 50-50, अगर 50-50 यानी कि बालू के कण 50 और चीका 50 होते हैं, तो इस रेशियो को यानी 1:1 को अगर रहे तो जलोढ़ मिट्टी के उस मिट्टी के प्रकार को क्या नाम देते हैं दोस्तों, तो उसको कहते हैं दोमट। याद रखिएगा, दोमट यानी कि दो मिट्टी मिलकर बनी है बराबर मात्रा में, तो उसको दोमट बोलते हैं। और बराबर मात्रा में बालू के कण और चीका, काली युक्त भूमि। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोमट मिट्टी उसको कहते हैं, दोमट यानी दो मिट्टी, दो प्रकार की मिट्टी को दोमट कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी में जब 50% मात्रा होगी तो दोमट हो जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टोसियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? कुल मिलाकर बनी है, वो निर्मित हुई है, तो किससे? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। पक के काली हो गई और उससे यानी कि क्रेस्टोसियस युग के दरारी उद्भेदन के निक्षेपित पदार्थों से बनी है, उससे काई युक्त है। इसमें फंगस और काई की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और दोस्तों काली मिट्टी, सर्वाधिक काली मिट्टी पर भारत में कौन सा फसल होता है, आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, काली मिट्टी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो कौन सी मिट्टी दोस्तों, तो काली मिट्टी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात हो रही है। सर्वाधिक में तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर काली मिट्टी ही है और वहां पर कपास की अत्यधिक खेती होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? अभी भी मैंने बताया दोस्तों, तो एकदम आंख बंद करके आप यहाँ राइट मार सकते हैं, काली मिट्टी जो कपास। 3 क्वेश्चन आ गए दोस्तों, काली मिट्टी से संबंधित कपास होती है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में होता है और कपास की खेती बहुत अधिक होती है। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ राइट होता है। अगला सवाल, लावा के प्रवाह से बनी किस मिट्टी का निर्माण होता है, यानी कौन सी मिट्टी निर्मित होती है लावा से? तो दोस्तों काली मिट्टी
मैंने बताया था कि पककर काली होती है उसके चूर्ण, तो काली मिट्टी, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर ये तो कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है अधिकांश वह लावा प्रवाह से ग्रसित मिट्टी होती है। ऑप्शन बी यहाँ राइट होगा। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है कहाँ पर दोस्तों? तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। अप्रायद्वीपीय भारत में प्रायद्वीपीय क्षेत्र कौन सा आता है दोस्तों? तो देखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सभी जो भाग होते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र होते हैं भारत के। जो जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश, गुजरात और यहाँ पर महाराष्ट्र, ये जो इलाके होते हैं ये इलाके प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाते हैं। और यही जो गुजरात का जो कक्ष है इस साइड से, तो ये जो तीनों ही क्षेत्र, इनमें से सभी जो है काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? याद रखिएगा रेगुड़ हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो दोस्तों रेगुड़ देखिए एपीएफसी में 2015 में ये प्रश्न आ चुका है रेगुड़ मिट्टी से संबंधित। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की मिट्टियों से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, चांसेस बनते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग करते हैं रेगुड़ मृदा। देखिए यह काली मिट्टी के ही समकक्ष है। रेगुड़ जो होती है काली मिट्टी के ही समकक्ष होती है। जैसे जलोढ़ मिट्टी को बांगर और खादर बोलते हैं, उसी तरह काली मिट्टी को रेगुड़ मृदा बोलते हैं। अब मैंने डिस्कस किया था कि काली मिट्टी में क्या होता है दोस्तों, तो एकदम कपास सर्वाधिक होता है, ऑप्शन में भी है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि कपास जो है रेगुड़ मृदा कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। एपीएफसी 2015 में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है दोस्तों? तो जैव अगर पदार्थों की बात करें अगर दोस्तों, तो कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से, तो सर्वाधिक जहां पर नमी अत्यधिक होगी दोस्तों, तो वहां पर जीव जंतु और फास्फोरस वगैरह अधिक होगी, जीवाश्म अधिक होगी। और जैव पदार्थ यहाँ बोल रहा है तो जैव पदार्थों से भरपूर होती है, तो जी काली मिट्टी ही होती है, क्योंकि हमेशा वहां पे काली मिट्टी में नमी हमेशा सर्वाधिक होती है। और कपास जैसे फसल को हमेशा ही कुछ पानी चाहिए, इसलिए वहां पर काली मिट्टी उपयुक्त है। और मिट्टी जैव पदार्थों से भरी है, तो ये जैव पदार्थ इसमें प्रचुर मात्रा मिलते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ काली मिट्टी उपयुक्त रहेगा दोस्तों। अगला सवाल है, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है दोस्तों, यानी कि एक गलत है, बाकी तीन सही होंगी। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करें, अब तक बहुत अच्छी खासी होती है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 24 का हम लोग उत्तर फाइंड आउट करते हैं। काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, तो ये तो सत्य बात है। इसमें आर्द्रता को अधिक, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं दोस्तों कलर, काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, सबसे उपयुक्त बात है, सही। हम सही फाइंड आउट करते हैं, असत्य हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है दोस्तों, असत्य। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। मैंने क्या बोला था कि नमी अत्यधिक समय तक यह रोक के रखती है, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, ये भी सही है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, ये भी बात सही है, तीनों सही है दोस्तों। अब इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, नहीं अधिक नमी है तो अधिक तो करनी नहीं पड़ेगी दोस्तों, तो ये यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, असत्य है। जैसे इसमें रहता है कि इसमें जुताई कम करनी पड़ती है, तो ये सत्य होता है, लेकिन इसमें अधिक करनी पड़ती है यहाँ पर है, तो असत्य है, ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षयन के कारण निर्मित हुई है? यूपीपीसीएस 2015 में यह प्रश्न आ चुका है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेगुड़ मृदा, हमने बताया था कि रेगुड़ मृदा किसका नाम है दोस्तों, तो काली मिट्टी को ही रेगुड़ मृदा बोलते हैं। अब याद रखिएगा कि बेसाल्ट लावा से हमने बोला था कि जल के उसकी मिट्टी काली हो गई है, और जैव जीवाश्म मृदा मिलने के कारण, अधिक नमी के कारण वहां पर जीवाश्म अधिक मिलते हैं, तो भरपूर मात्रा में यह बहुत ही प्रचुर मात्रा में उपजाऊ भी होती है। तो काली मिट्टी यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी रेगुड़ मृदा जो होगी बेसाल्ट लावा के अपक्षयन के कारण निर्मित हुई है। यूपीपीसीएस 2015 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका होगा बी रेगुड़ मृदा।
अगला है किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि आवश्यकता नहीं होती, यानी बहुत वहाँ नमी उपयुक्त रहती है दोस्तों। तो हम लोग अभी डिस्कशन क्या कर रहे थे कि सबसे अत्यधिक नमी काली मिट्टी में होती है और उर्वरा क्षमता भी बहुत अधिक होती है इसकी। तो यहाँ पर अपोजिट है कि आवश्यकता नहीं होती, वहाँ वहाँ असत्य जांच कर रहे थे हम लोग, यहाँ सत्य है कि नहीं होती है। तो ये काली मिट्टी में बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो आवश्यकता नहीं होती है तो काली मिट्टी में नहीं होती है, क्योंकि नमी खुद रोक के रखता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? एसएससी 2020 में आ चुका है और अब तो आप बिल्कुल ही नाम डाल सकते हैं दोस्तों। अब बताइए आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि नहीं। बहुत ही आसान रूप से मैंने समझाने का प्रयत्न किया है। अब तक जितने भी प्रश्न हैं आप इजीली आप कह सकते हैं कि काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। एसएससी 2020 में आया है दोस्तों, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इसी क्वेश्चन से घुमा फिरा के 4-5 क्वेश्चन बना सकते हैं लोग। तो आप ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? यानी कि दोस्तों हमने क्या बताया कि बहुत कम होती है, इसकी जुताई तो स्वतः होती रहती है। यानी कि मिट्टी का उलटफेर नमी होने के कारण कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं और यह इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसकी नमी होने के कारण बहुत से जैव जीवाश्म भी होते हैं और आवश्यकता ही नहीं पड़ती इसकी जुताई की। तो इसको कह सकते हैं स्वतः जुताई होती रहती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी के संदर्भ में। 29 है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो काली मिट्टी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में है दोस्तों, तो लाल मिट्टी किधर होगी दोस्तों, उसके अपोजिट में आइए। तो वहीं से आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, हमने ऐसे बनाया इधर श्रीलंका। अब यहाँ पर ये जो क्षेत्र जो होता है दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो जाता है। तो इधर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ये जो एरिया है इधर का, ये हो जाता है आपका लाल मिट्टी के संदर्भ में, ऊंचाई पे थोड़ी सी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में लाल मिट्टी सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न रहेगा कि प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रीय मृदा में निम्न प्रकारों में से कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय में कौन सा है कि मृदा के निम्न प्रकार में। अब मृदा के निम्न प्रकार क्या क्या होते हैं दोस्तों, उसको अध्ययन करने का विषय है। तो कौन कौन से, तो यहाँ पर देखते हैं लाल और पीली मृदा जो होती है प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रीय मृदा, वहाँ के क्षेत्रीय मृदा के बारे में बात हो रहा है, याद रखिएगा। और यशस्वी जो 2012 में प्रश्न आ चुका है, तो लाल और पीली मृदा जो है वह निम्न प्रकार है, कौन सा है क्षेत्रीय मृदा के, तो लाल और पीला मृदा। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन बी राइट होने वाला है। तो ये है 30 प्रश्न जो होते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी 2012 में ये प्रश्न भी आ चुका है, सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने रखा है। जहाँ से मिट्टियों के संबंधित बात है तो इसमें से आप एक नंबर गेन कर सकते हैं दोस्तों। इस चैनल पर वीडियो अपलोडिंग की जो टाइम होती है वो सुबह 6 बजे करेंट अफेयर की होती है और 3 बजे विषयवार वीडियो होती है और 7:15 पे 20, 30, 40 या 50 जीके एमसीक्यूज उपलब्ध होती है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। एक एक करके हम लोग सभी वीडियो में सभी विषयवार चीज़ों को देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।